हे एवरीवन, तो कैसे हो आप सब। तो आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है वो बीपीएससी एईडीओ जनरल हिंदी की होने वाली है, जो कि आपका पेपर 1 में आएगा, 70 मार्क्स का आएगा। ठीक है, और आई विल श्योर यू कि आप 70 में से 70 भी स्कोर कर सकते हैं यहाँ पे। ये बस बीपीएससी एईडीओ के लिए हेल्पफुल नहीं है, बिहार का आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो, इनफैक्ट कोई भी एग्ज़ाम आप ऑल ओवर इंडिया में दे रहे हैं जिसमें हिंदी के क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो ये सेशन आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं सेशन को। पहला क्वेश्चन है, भारत के प्रधानमंत्री किस पदबंध का उदाहरण है? बताओ। देखो, पदबंध हम फ्रेज को बोलते हैं, ओके। तो ये किस टाइप का फ्रेज है? संज्ञा फ्रेज है, मतलब नाउन फ्रेज है, या क्रिया पदबंध है, सर्वनाम पदबंध है, या विशेषण पदबंध है? बताओ। तो देखो यहाँ पे ना संज्ञा पदबंध होगा, और क्यों होगा? क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री कहा गया है, ठीक है। तो भारत क्या है? भारत तो संज्ञा हुई ना, भारत है हमारी संज्ञा, ठीक है। तो इसीलिए ये क्या हो जाएगा? संज्ञा पदबंध हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है? तो देखो, मैं आपको सबसे पहले बताती हूँ कि हिंदी भाषा में ना वर्ड्स जहाँ से ओरिजिनेट हुए हैं उसके बेसिस पे इन लोग को 4 चीज़ों में बांट दिया गया है, ठीक है। एक होता है तत्सम, ठीक है। एक होता है तद्भव, ठीक है। एक होता है विदेशी, ठीक है। और एक होता है विदेशज, ठीक है। ये हमारे 4 टाइप्स होते हैं, ठीक है। क्या क्या होता है? तत्सम होता है, तद्भव होता है, विदेशी होता है, और क्या होता है? विदेशज होता है, ठीक है। अब इसमें मेन 2-3 टाइप है जो मैं बता रही हूँ। तो जो ये तत्सम होता है हमारा, तत्सम क्या होता है? इस से आप याद रख सकते हो, जो वर्ड जिनका ओरिजिन संस्कृत से हुआ है, ठीक है, तो वो क्या होते हैं? वो हमारे तत्सम के अंदर आ जाते हैं। जैसे अगर मैं कहूँ, जैसे कुत्ते को संस्कृत में क्या कहते हैं, ठीक है, वैसे अगर कौवे को हम काक बोलते हैं, ठीक है, कुत्ते को श्वान बोलते हैं संस्कृत में। तो अगर आपसे मैं पूछूं कि ये श्वान क्या है, तो आप इसको क्या बोलोगे? तत्सम बोलोगे, ठीक है। तो ये किस में आ जाएगा? ये हमारा तत्सम में आ जाएगा, ओके। इसी तरीके से ये हमारा एक तद्भव होता है। तो तद्भव क्या होता है? जो वर्ड संस्कृत से ओरिजिनेट नहीं होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं तद्भव, ठीक है। और एक होता है विदेशी। तो विदेशी क्या होता है कि हम जो तद्भव तो हो गया, जो मोस्टली हमारे जो हिंदी वाले वर्ड्स होते हैं ना, वो हमारा क्या हो जाता है? वो हमारा हो जाता है तद्भव। जैसे यहाँ पे ये जो घोड़ा है, ये तद्भव है, ठीक है, हिंदी वाला वर्ड है, तो ये तद्भव हो गया। विदेशी क्या होता है? जो कुछ लोकल लैंग्वेजेस में बोलचाल की भाषा होती है ना, जिसका कुछ मीनिंग नहीं निकलता, वो सारे शब्द विदेशी में आ जाते हैं, ठीक है। और विदेशी में वो शब्द भी आते हैं जो दूसरी कंट्री से आए होते हैं, है ना। कुछ शब्द है जैसे कि हफ्ता ले लो, ठीक है, तो ये सब दूसरी कंट्रीज़ के वर्ड हैं, ठीक है। चाहे वो अफ़गानी शब्द हो, पाकिस्तानी शब्द हो, इस टाइप से कुछ जो वर्ड होते हैं, तो वो सारे हमारे किस में आ जाते हैं? विदेशी और विदेशज में आ जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा घोड़ा, ठीक है। नेक्स्ट वन, हफ्ता कैसा शब्द है? देखो, मैंने अभी आपको बताया था ना कि हफ्ता कैसा शब्द होगा? ये होगा हमारा कैसा शब्द होगा? विदेशी, ठीक है। नेक्स्ट, अन्वय की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध है? देखो, इसमें बताना है हमें कि कौन सा सेंटेंस शुद्ध है, ठीक है। तो पहला देख लो, संचित ने दूध और रोटी खिलाओ। ये तो थोड़ा हरियाणवी टाइप लग रहा है, ऐसे बोलते हैं ना, संचित ने दूध और रोटी खिलाओ, इसने ये खिलाओ, इसने पढ़ाओ, ये उस टाइप का लग रहा है, तो ये तो नहीं होगा। देखो, बहुत बार क्या होता है ना, बोलते वक्त अगर हम हिंदी में बोल रहे हो या इंग्लिश में बोल रहे हो, तो वो ना
अगर ग्रामेटिकल तरीके से देखा जाए तो वो सेंटेंस बहुत हद तक गलत तरीके से हम लोग बोलते हैं, जो बोलचाल की भाषा में हम कोई भी लैंग्वेज को यूज़ करें, बट जब उसको पढ़ने की बारी आती है तो हमें उसमें सारे रूल्स देखने होते हैं, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग ये फर्स्ट वाला पूरा ही गलत है। दूसरा, संचित ने दूध और रोटी खिलाई। तीसरा, संचित ने दूध और रोटी खिलाया। और चौथा, संचित ने दूध और रोटी खिलाए। तो इसमें सही क्या होगा? तो इसमें सही हो जाएगा संचित ने दूध और रोटी खिलाई, ठीक है। नेक्स्ट वन, निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम है? फिर से सेम क्वेश्चन आ गया। तत्सम कौन सा था बताओ? ये था जिसका ओरिजिन कहाँ से हुआ है? संस्कृत से हुआ है, ठीक है। नींबू तो हिंदी का शब्द है यार, नारियल भी हिंदी का शब्द है, लोहा भी हिंदी का शब्द है। ये जो लवण है ना, ये हमारा तत्सम है, ठीक है। नेक्स्ट वन, संकल्प का संधि विच्छेद क्या होगा? संधि विच्छेद होता क्या है? वर्ड्स को जो हम तोड़ के लिखते हैं ना, उसे संधि विच्छेद बोलते हैं। तो बताओ, सम जोड़ कलप, या सन जोड़ कलप, या सम प्लस कलप, या फिर सन प्लस कलप? बताओ क्या होगा? तो ये होगा सम जोड़ कल्प, ठीक है। और ये कल्प ल जो है वो आधा ल होगा, ठीक है, कल्प, ठीक है, ऐसे करके कल्प। नेक्स्ट, अंतिम में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है बताओ? अच्छा, आपको पता है ना, दो टाइप होते हैं। जैसे अगर एक मूल शब्द है, तो अगर मूल शब्द के आगे कोई शब्द जुड़ जाता है तो वो कहलाता है उपसर्ग, ठीक है। और अगर मूल शब्द के पीछे कुछ जुड़ जाता है और वो एक नया शब्द बना देता है तो वो क्या होता है? प्रत्यय, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है? अंतिम में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? प्रत्यय बताना। इसका मतलब क्या? इसके पीछे। तो अंतिम जो है, अंतिम में जो अंत है वो हमारा मूल शब्द हो गया, और बच क्या गया? इम। क्या बच गया? इम। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? यही हमारा हो जाएगा मूल शब्द, ठीक है। तो मूल शब्द क्या हो जाएगा इसमें? इम। नेक्स्ट, गजानन में कौन सा समास है? देखो, समास बहुत टाइप के होते हैं। मैं जो समास का वीडियो बनाऊंगी उसमें मैं आपको इन डिटेल बता दूंगी कि इसके कितने टाइप होते हैं। अभी मैं आप लोगों को कुछ टाइप बता देती हूँ। जैसे द्वंद्व समास होता है, ठीक है। उसके बाद एक होता है द्विगु समास, ठीक है। इसी तरीके से होता है बहुब्रीहि समास, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, ठीक है। तो बहुत सारे टाइप होते हैं इसके। तो गजानन कौन सा समास होता है? देखो, गजानन किसके लिए यूज़ करते हैं हम? ये हम गणेश भगवान जी के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है? गज के समान आनन है जिसका, अर्थात गजानन। तो ये किस टाइप का समास हो गया? ये बहुब्रीहि समास हो गया। नेक्स्ट, मैंने उसे देखा तक नहीं वाक्य में क्रिया विशेषण है। देखो, क्रिया विशेषण क्या होता है? क्रिया विशेषण क्या होता है? क्रिया विशेषण होता है एडवर्ब, ठीक है। एडवर्ब क्या होता है? अगर आप किसी भी वर्ब, मतलब अगर आप किसी भी क्रिया की विशेषता बता रहे हो या किसी भी विशेषण की विशेषता बता रहे हो तो उसे हम क्रिया विशेषण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? हम एडवर्ब कहते हैं। तो मैंने उसे देखा तक नहीं में क्रिया विशेषण क्या है? इसमें क्रिया विशेषण है तक। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ये तीसरा। नेक्स्ट, सर्दी किस प्रकार की संज्ञा है? संज्ञा के टाइप होते हैं ना, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, पदार्थवाचक। तो ये किस टाइप की संज्ञा हो गई? सर्दी। बताओ। देखो, सर्दी ना भाववाचक संज्ञा है, ठीक है। जो शब्द किसी भाव, गुण या किसी चीज़ की दशा को का ज्ञान करवाते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं भाववाचक संज्ञा, ठीक है। नेक्स्ट, तो निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? ठीक है, खुमार, खलिहान, खबर या फिर खाका? खाका, बताओ। तो देखो, इसमें से जो खबर है ना, ये हमारा स्त्रीलिंग है। नेक्स्ट, वह आया और मैं गया किस प्रकार का वाक्य है?
देखो ये वाक्य ना बेसिकली 3 टाइप के होते हैं। एक होता है सरल वाक्य, ठीक है, एक होता है संयुक्त वाक्य और एक होता है मिश्र वाक्य। तो सरल वाक्य सिंपल सेंटेंसेस होते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, एक सब्जेक्ट है एक ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। जैसे राम खेलता है या फिर राम फुटबॉल से खेलता है, तो ये हमारा सरल वाक्य हो गया। और संयुक्त वाक्य क्या होता है, संयुक्त वाक्य होता है जो दो इंडिपेंडेंट वाक्यों को मिला के जोड़ के जो बनता है वो हमारा संयुक्त वाक्य होता है। जैसे यहाँ पे दे रखा है वह आया और मैं गया, तो ये दोनों अलग अलग सेंटेंस है और दोनों इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र है, एक दूसरे पे आश्रित नहीं है। वह आया और मैं गया, वह आया अलग से सेंटेंस है एक, मतलब, और ये इंडिपेंडेंट भी है। उसी तरीके से मैं गया, ये भी इंडिपेंडेंट है, किसी पे डिपेंडेंट नहीं है कि अगर यहाँ यहाँ ऐसा लिखा रहता वह जब आएगा मैं तभी जाऊँगा, तो ये क्या हो जाएगा, डिपेंडेंट हो जाएगा। तो संयुक्त जो होता है इसमें दोनों सेंटेंस जो जुड़े होते हैं, दो या दो से ज़्यादा सेंटेंस जो जुड़े होते हैं वो क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं। और तीसरा होता है मिश्र, मिश्र मिक्स्ड होता है, ठीक है। तो जैसे सरल, जैसे मैंने कहा था ना राम फुटबॉल खेलता है, तो अगर मैं उसको कहूँगी राम के द्वारा फुटबॉल खेला जाता है, तो ये मिश्र हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ सही उत्तर क्या होगा, वह आया और मैं गया, ये क्या है, ये है संयुक्त वाक्य। नेक्स्ट, परामर्श में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, मैंने बताया था मूल शब्द कि आगे कुछ ऐड होगा तो उपसर्ग होगा और पीछे ऐड होगा तो प्रत्यय हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे पूछ रहा उपसर्ग क्या है, परामर्श वर्ड में उपसर्ग क्या है बताओ। तो इसमें उपसर्ग है परा। नेक्स्ट, जहाँ सूरज निकलता है वहाँ अंधेरा गायब हो जाता है, वाक्य में जहाँ सूरज निकलता है किस प्रकार का उपवाक्य है बताओ। देखो जो एडवर्ब होता है, अगर आप एडवर्ब के बारे में पढ़ोगे, जो क्रिया विशेषण होता है, तो वो 4 टाइप के होते हैं, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ मैनर और एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी, ठीक है। तो यहाँ लिखा है जहाँ सूरज निकलता है, तो ये क्या जगह बताई जा रही है, तो ये एडवर्ब ऑफ प्लेस हो गया, तो ये क्या हो गया, क्रिया विशेषण। नेक्स्ट, निम्न में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, मतलब इसमें से करेक्ट वर्ड कौन सा है जिसकी स्पेलिंग बिल्कुल सही है, प्रायोगिक, प्रयोगिक, प्रायोगिक या प्रायोगिक, बताओ। तो सही क्या होगा, सही होगा प्रायोगिक। नेक्स्ट, टिकाऊ किस प्रकार का विशेषण है, संख्यावाचक, परिमाण बोधक, गुणवाचक या सार्वनामिक। ऐसे बोलते हैं ना कोई चीज़ टिकाऊ है, मतलब वो लंबे समय तक चलेगी, इसका क्या मतलब हुआ, वो उसका गुण है कि वो लंबे समय तक चलेगी, तो वो क्या हो जाएगा, गुणवाचक। नेक्स्ट, असन आसन शब्द युग्म का सही अर्थ क्या है, जैसे हम बोलते हैं ना खान पान, खान पान का मतलब क्या हुआ, खान मतलब खाना, पान मतलब पानी, खाना पानी, ठीक है। उसी तरीके से असन आसन शब्द युग्म का सही अर्थ क्या होगा, देखो असन, ये जो असन है इसका मतलब होता है भोजन, खाना, ठीक है। और ये जो आसन है, आसन क्या होता है, बैठने की वस्तु होती है, ठीक है। तो ये क्या होगा इसका शब्द युग्म, भोजन और बैठने की वस्तु। नेक्स्ट, वह सर्वनाम का परिमाणवाचक विशेषण क्या है, बताओ। इसका परिमाणवाचक विशेषण होगा उतना। नेक्स्ट, निम्न में प्रेरणार्थक क्रिया है, पढ़ना, ओढ़ना, फैलाना या गिरना। देखो प्रेरणार्थक क्रिया का मतलब क्या है, जहाँ पे कर्ता जो है वो खुद किसी काम को नहीं करता है, ठीक है, और किसी दूसरे को वो काम करने के लिए प्रेरणा देता है, ठीक है, और उससे क्रिया करवाता है, वो क्या होता है, वो प्रेरणार्थक क्रिया होती है। जैसे कि फैलाना, ये क्या है, प्रेरणार्थक क्रिया है। नेक्स्ट, पदक्रम की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध है,
नहीं मिल रही है मेरी खूबसूरत कलम, गलत लग रहा है। खूबसूरत कलम मेरी नहीं मिल रही है, मेरी खूबसूरत कलम नहीं मिल रही है, या फिर मेरी कलम खूबसूरत नहीं मिल रही है। ऑब्वियसली थर्ड वन सही होगा। नेक्स्ट, सविता किसका पर्यायवाची है? देखो पर्यायवाची हो गया, समानार्थी शब्द हो गया, विलोम शब्द हो गया, ठीक है। इन सब पे क्वेश्चन आने ही आने हैं। हर एग्ज़ाम जिसमें हिंदी पूछी जाती है सब में ये क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और बीपीएससी एडीओ के सिलेबस में दे रखा है। तो ये पर्यायवाची, समानार्थी शब्द, विलोम शब्द, समास, अलंकार, ठीक है। फिर जितने भी टाइप के संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, इन सबको हमने बहुत अच्छे से रिवाइज करना है, ठीक है, क्योंकि इन्हीं में से क्वेश्चन बनने हैं। तो सविता किसे कहते हैं, किसका पर्यायवाची है, बताओ। तो सविता जो है वो सूर्य का पर्यायवाची है। अच्छा, सूर्य के और पर्यायवाची बताओ क्या क्या हो सकते हैं? रवि, दिनकर, है ना, दिवाकर, भास्कर, ठीक है, प्रभाकर, सूरज, आदित्य, ठीक है। नेक्स्ट, नग किसका पर्यायवाची है? देखो फिर से पर्यायवाची आ गया। नग किसका पर्यायवाची है? देखो नग ना हम पर्वत को बोलते हैं, पर्वत को और क्या बोलते हैं बताओ? गिरी भी बोलते हैं ना, गिरी बोल सकते हैं, शिखर भी बोला जाता है ना, और अचल भी बोलते हैं, और पहाड़ तो बोलते ही हैं। नेक्स्ट, अज्ञ का विलोम होगा, बताओ अज्ञ का विलोम क्या होगा? तो अज्ञ का विलोम होगा विज्ञ, ठीक है। पुत्री का पर्यायवाची नहीं है, तो पहले तो बताओ पुत्री के पर्यायवाची क्या क्या होते हैं? तनया, दुहिता, तनुजा, आत्मजा, ये सब पुत्री के पर्यायवाची होते हैं। तो पुत्री का पर्यायवाची क्या नहीं है? वनिता। यह एक अर्वाचीन ग्रंथ है, पंक्ति के रेखांकित शब्द का विलोम बताओ। अर्वाचीन का मतलब क्या होता है? अर्वाचीन मतलब जो न्यू होती है, तो इसका क्या हो जाएगा? प्राचीन, अपोजिट। नेक्स्ट, अर्जन किसका विलोम है, बताओ। अर्जन व्ययन का विलोम है, ठीक है। अच्छा ठीक है, ये एक पैराग्राफ दे रखा है, इसे एक बार मैं रीड आउट कर रही हूँ, आप लोग आराम से पॉज लेके इसको रोक के या फिर स्क्रीनशॉट लेके आराम से पढ़ना। मैं एक बार इसे रीड आउट कर रही हूँ। साहित्य समाज का दर्पण होता है, किसी भी युग के तात्कालिक सांस्कृतिक जीवन का वास्तविक ज्ञान हमें साहित्य के माध्यम से ही होता है। साहित्य में समाज गहरे रूप से समाहित होता है, समाज में जो भी घटनाएं घटित होती हैं वही साहित्य का हिस्सा बनती है, और समाज उन्हीं आदर्शों पर चलता है जो साहित्य में दृष्टिगत होते हैं। अतः सामाजिक अनुभूतियाँ और संवेदना ही साहित्य का विषय बनती है। सामाजिकता का वास्तविक चित्रण ही यथार्थ है। जीवन की सच्ची अनुभूति ही यथार्थ है, जो मानव मस्तिष्क रूपी उपवन में अंकुरित होती है। मनुष्य जिस समाज में रहता है, सांस लेता है, अपने भावों विचारों का आदान प्रदान करता है, उससे अनभिज्ञ कैसे रह सकता है? समाज के प्रत्येक व्यक्ति को उस यथार्थ से टकराना पड़ता है। प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में सुख दुख आदि भावनाओं का अनुभव करता है। परिवेश समान होने पर भी प्रत्येक व्यक्ति के अनुभव अलग अलग होते हैं, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चंस क्या पूछोगे, देख रहे हो ये पूरा पैराग्राफ किसके ऊपर दे रखा है? साहित्य को समाज से जोड़ के बताया गया है, ठीक है, साहित्य और समाज को रिलेट किया गया है। चलो, उपवन का अर्थ क्या होता है? यहाँ पैराग्राफ में उपवन आया ना, ये रहा उपवन, जो मानव मस्तिष्क रूपी उपवन। तो यहाँ क्या किया गया है, जो हमारा इंसान का जो माइंड है, इंसान का जो मस्तिष्क है, उसको क्या किया, उपवन से कंपेयर किया गया है। तो ये क्या होता है, उपवन का मतलब क्या हो गया, बगीचा, ठीक है, मनुष्य रूपी बगीचा। नेक्स्ट, गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या होगा? साहित्य, यथार्थ, साहित्य और समाज, या समाज। पूरे सेंटेंस में, पूरे पैराग्राफ में साहित्य समाज की बात की गई है, साहित्य समाज की, ठीक है।
साहित्य की, समाज की, साहित्य, समाज, ठीक है। हर जगह देख रहे हो कितने जगह मैंने अंडरलाइन कर दिया है, ठीक है। तो ये पूरा जो पैराग्राफ है वो दे रखा है साहित्य और समाज पे। नेक्स्ट, अनभिज्ञ का अर्थ क्या होता है? अनभिज्ञ का अर्थ होता है जो किसी चीज से अनजान हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आदान का क्या अर्थ है? हमने पढ़ा है ना, जैसे एक होता है वस्तुओं का आदान प्रदान, इसका मतलब क्या होता है? प्रदान का मतलब देना, आदान का मतलब लेना, मतलब ग्रहण करना। नेक्स्ट, यथार्थ है। देखो यहाँ हमने गद्यांश में पढ़ा था ना, यथार्थ, सामाजिकता का वास्तविक चित्रण ही यथार्थ है। तो यथार्थ का मतलब क्या होगा बताओ? समाज का काल्पनिक चित्रण, समाज का वास्तविक चित्रण, आलंकारिक चित्रण या फिर काल्पनिक अनुभूति। तो समाज का जो वास्तविक चित्रण होता है यही क्या होता है? यथार्थ का मीनिंग। नेक्स्ट, दिए गए विकल्पों में से सही का चयन कर रिक्त स्थान भरें। विचार तो सबके भीतर होते हैं, लेकिन उन विचारों को एक देना, देखो ये एक के बाद डैश है। विचार तो सबके भीतर होते हैं, लेकिन उन विचारों को एक डैश देना हर किसी के बस की बात नहीं है। तो इस डैश की जगह क्या आएगा? विचारों को एक दिशा देना, पुष्टि देना, मार्ग देना या दृढ़ता देना। एक दिशा देना, ओके। अगर आप अपने थॉट्स को एक सही डायरेक्शन दे देते हो, ठीक है। नेक्स्ट, जिस कृति के लिए कवि नागार्जुन को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला वह किस भाषा में रचित है? तो वो मैथिली भाषा में रचित है। और उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार किस काव्य संग्रह के लिए मिला था ये भी जान लो। वो है पत्रहीन नग्न गाज, ठीक है। पत्रहीन नग्न गाज के लिए उन्हें मिला था। उसके बाद, क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं? देखो, क्रिया विशेषण हम बोलते हैं एडवर्ब को, ठीक है। और मैंने अभी आपको पीछे बताया था ना कि जो क्रिया विशेषण है इसके 4 टाइप होते हैं। कितने? 4 टाइप। और कौन कौन से टाइप होते हैं मैंने आपको बताया था? एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी, ठीक है। तो कालवाचक, स्थानवाचक, रीतिवाचक और परिमाणवाचक है ना, तो इसके 4 टाइप हो गए। नेक्स्ट, ये फिल इन द ब्लैंक्स है, रिक्त स्थान भरे। धन डैश हो जाता है, तन जर्जर हो जाता है, साथी और सहयोगी डैश हो जाते हैं। तो इसमें से बताओ कौन सा सही होगा, कौन सा फिट बैठ रहा है? तो इसका होना चाहिए धन नष्ट हो जाता है, तन जर्जर जो हो जाता है, साथी और सहयोगी छूट जाते हैं, ठीक है। तो आज के सेशन के लिए बस इतना ही। आज मैंने आपको 35 क्वेश्चंस करवाएं। जो नेक्स्ट वीडियो लाऊंगी उसमें बचे हुए 35 क्वेश्चन करवा दूंगी और ऐसी ये सीरीज़ कंटिन्यू होती जाएगी, ठीक है। होपफुली आपके लिए सेशन सही रहा हो। तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और जो भी मैंने आपको ये पढ़ाया उसको रिवाइज कीजिए। इन्हीं में से क्वेश्चन बनने हैं। Thank you for watching this video. Do like, share and subscribe this channel.